वाइस चांसलर वगैरह जो भी वहाँ के मिलेंगे उन लोगों से हम लोगों का इस तरह का पॉजिटिव माइंड है। प्रफुल्ल भाई जो हैं वैसे पत्रकार हैं और आरजेएस पीबीएच के पैनलिस्ट हैं, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं देश भर को जोड़कर। और जैसा कि ये 207वां अंक है, किताब में हर अंक की आपको एक कहानी मिलेगी और ये सब आरजेसियंस की ज़ुबानी है ये कहानी। तो 207 दिन 2 घंटे बैठकर एक एपिसोड बनता है। इस तरह से 207वां एपिसोड अरविंदो आश्रम के नाम पे अंकित किया जा रहा है। जो अगली पुस्तक आएगी उसमें इसकी कहानी दी जाएगी। मेरी बिटिया जो टेक्निकल टीम में शामिल है, टेक्निकल टीम दिल्ली से वो होती है, अभी यहाँ पे हम लोगों ने वो नहीं किया, हम लोग वेबिनार में भी ले आते हैं इन चीज़ों को। तो जोशी जी, आप चेयरमैन हैं अरविंदो आश्रम बड़ोदरा के, यहाँ की क्या क्या फैसिलिटीज़ है ताकि हमारे जो दर्शक जिन तक हम संदेश पहुँचा रहे हैं वो क्या क्या है और कहाँ पर ये अवस्थित है, इन सब चीज़ों की जानकारी, यहाँ क्या फैसिलिटीज़ है, इसको मैं चाहूँगा कि आप बताएं। फैसिलिटीज़ के ज़रिए यहाँ मेडिटेशन होता है और योगासन के क्लासेस चलते हैं, अल्टरनेटिव थेरापीज चलती है, ये सब। लेकिन यहाँ रेसिडेंशियल फैसिलिटी तो है बहुत कुछ। कोई जो डिवोटी है और 1-2 दिन रहना चाहते हैं उसके लिए फैसिलिटी है। और बाकी तो बड़ा कंपाउंड है और श्री अरबिंदो यहाँ रहे थे, 6 साल तक श्री अरबिंदो यहाँ रहे थे यही मकान में जी। इसलिए गवर्नमेंट ने हमको उनका प्रचार और प्रसार करने के लिए यहाँ दिया है। ऊपर मेडिटेशन हॉल्स है और श्री अरबिंदो यहाँ लेले के साथ बैठे थे 1907 में। वो उनको साधना में कुछ कठिनाइयाँ थी तो वो लेले के साथ बैठे थे और लेले के साथ उन्होंने 3 दिन में अपना माइंड बिल्कुल कम्प्लीटली साइलेंट कर दिया था। और जो निर्गुण ब्रह्म हम कहते हैं वो निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार उनको यहाँ हुआ था। तो वो जो झूला है, तो झूला में श्री अरबिंदो लेले के साथ बैठे थे, वो झूला अपस्टेयर्स है। तो और क्या क्या है उनके यादें दिखाने के लिए? उनके मदर्स का सब कुछ है हमारे पास। मदर का चप्पल्स है। मदर भी यहाँ पर रही? नहीं, मदर यहाँ नहीं रही। मदर यहाँ नहीं, लेकिन यहाँ पर लाया गया और उसको एक म्यूजियम का शक्ल दिया गया। और एक एग्जीबिशन है, जो एग्जीबिशन श्री अरबिंदो की लाइफ है उसको रेपिक करता है, उसको प्रदर्शनी में है। जी। और श्री अरबिंदो के रेलिक्स है जी। श्री अरबिंदो का शरीर तो वहाँ पौंडीचेरी में है, लेकिन उनका जो नाखून है या नेल है और बाल है उस पर बड़ौदा में और गुजरात में लगभग 30 ऐसी जगहें हैं वहाँ जो उनको स्थापित किया गया है और उसके ऊपर श्राइन है। तो ये 3 चीज़ें हमारे पास है। एक एग्जीबिशन है, अपस्टेयर्स मेडिटेशन हॉल्स है और तीसरा ये श्राइन है जहाँ पीछे बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ बड़ी वो हो सकती है। और यहाँ दूसरा भी हॉल है, वहाँ छोटा छोटा मीटिंग हो सकता है, कॉन्फ्रेंस वहाँ हो सकती है। और इंडिया का अनडिवाइडेड मैप ऑफ इंडिया इज देयर। भारत पाकिस्तान बांग्लादेश सबके साथ बहुत ही रेयर चीज़ें यहाँ पे हैं जो मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को आकर भ्रमण करना करते भी होंगे। आते हैं। मैंने स्कूलों से कॉलेज से आते हैं लोग, उनको रिसीव करते हैं उनको सब। हाँ, मैंने सड़क से देखा कि यहाँ पर अरविंदो आवास भी है। यही अच्छा, इसको अरविंदो आवास कहते हैं। हाँ, अरविंदो निवास कहते हैं। अरविंदो निवास कहते हैं। जी। There are 2 places. One is Calcutta, which is Sri Aurobindo's birthplace. श्री अरबिंदो भवन उनको बोलते हैं। और पौंडीचेरी के बाद सबसे ज़्यादा श्री अरबिंदो यहाँ रहे थे। तो श्री अरबिंदो पौंडीचेरी आश्रम के बाद यहाँ इसका दूसरा इम्पोर्टेंट जगह है। जो लोग पौंडीचेरी नहीं जा सकते वो यहाँ भी आते हैं। तो महर्षि अरविंद को यहाँ पे बुलाने वाले कौन थे? वो ICS कैम्ब्रिज में 1800 में गए थे और 1893 में वो वापस आए थे। 21 साल में उन्होंने ग्रीक, लैटिन और सबका अभ्यास किया था और कैम्ब्रिज में ICS हो गए थे। तो ICS के बाद उसको क्या करना वो मालूम नहीं था। वो 21 वर्ष के जुबान थे। तो किसी ने सयाजीराव से
किसी ने सयाजीराव से उसका परिचय करवाया और सयाजीराव ने कहा कि आप आ जाओ बड़ौदा में, तो बड़ौदा में हमें ज़रूर है, तो वो बड़ौदा में आ गए। तो उस टाइम सयाजीराव इंग्लैंड में थे हाँ, या इंग्लैंड में? इंग्लैंड में जाते, ही मुलाकात हुई। इंग्लैंड में जाते रहते थे हाँ। और किसी के जरिए उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने बोला कि आ जाओ आप यहाँ। और 21 साल के थे। 21 साल के थे। यहाँ पर ये चर्चा करना बहुत ज़रूरी है कि सयाजी गायकवाड़ जी, जिन्हें सर की भी उपाधि सर सयाजी राव गायकवाड़ जी, हम लोग लक्ष्मी विलास पैलेस भी भ्रमण किए प्रफुल्ल जी के साथ। मैं आरजेशियंस और तमाम देश और दुनिया के लोगों को कहना चाहता हूँ कि बड़ौदा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ जी की एक सकारात्मक सोच ने पूरा इतिहास बदल दिया। उस गरम दल के नेता को, क्रांतिकारी विचारधारा को नरम दल में बदलकर भारत की आध्यात्मिक शक्ति को जिन ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश की अरविंदो घोष ने। आज भी हमारे देश में बहुत सारे अरविंदो घोष हैं। यही कोशिश आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस करने जा रहा है। पत्रकारिता का रीइन्वेंट जर्नलिज्म इन अमृत काल। ये तिरंगा जिस पर कि अरविंदो घोष जी का नाम लिखा हुआ है, अगर गौर से देखें अरविंदो घोष जी का नाम लिखा हुआ है, जो कुर्बानी हमारे भारत के लोगों ने दी है, इसकी चर्चा सरेआम नुक्कड़, गली, चौराहे, ट्रेन यात्रा में और बस यात्रा में और टूरिस्ट प्लेसेस पे भी होनी चाहिए। अरविंदो घोष गरम दल से नरम दल में कैसे आए, यहाँ रहकर जिस अध्यात्म का उन्होंने वो किया, कुछ उसके बारे में बताएं प्लीज। जी। ही वाज नाइदर ए नरम दल और ए क्रांतिकारी। उसमें क्या हुआ कि 1905 देयर वाज ए पार्टीशन ऑफ बंगाल। So he thought that he can use this occasion to awaken the people of India. And so he resigned from Baroda College. He was a vice principal of Baroda College, and he was drawing a salary of 750 rupees when he left 1906. And then he joined Calcutta with a meager salary of 100 rupees, uncertain salary of 100 rupees per month. Then he started the working there. But unfortunately or fortunately for the whole of the world, he was interned in the Alipur jail for a year. There he was shaken. He had some experiences, spiritual experiences here, and then he was shaken and he sort of revolted against the God. That why you have brought me here? What will be the fate of mine if this kind of things continues? Then Shri Krishna said that to calm down, I have brought you here for my purpose. Freedom of India is not your choice. I mean, freedom of India is not your work. People will come and do it. But I have another work for you. And I have brought you here in the jail to teach you that lesson. And for the year, he was given the secrecies of Hindu religion, the mysteries of Hindu religion he was taught, and said that when you go out, speak to the nation, speak to the world, that India is rising for world religion. So then he came out, and after a year he came out and then gave a speech in Uttarpara, and where he spoke all these experiences of jail. Then ultimately he went to Pondicherry, and in Pondicherry he started his real sadhana. What he teaches is of importance. See, he was a Krantikari in his early life. He was Krantikari in spirituality also. बिल्कुल, and he writes so many books. He was revolutionary in his, See, ultimately, up till now, our spirituality consisted in merging ourselves into the infinite or the eternal or in the Brahman, so called. Or ultimately, when the divine, the devotional religion came in the south, then we thought that we can go in the Goloka or Brahmaloka or Anandloka or some things like that. But nobody thought that this world can be changed. This world is created by Brahman. This world is created by the Lord. And so there is a purpose in this world, and there is an evolution going on
from matter to vegetable life, from vegetable life to creatures, animals, and from animals man arose. So if man is the last creation, it cannot end, because this is the series in which there is a progressive manifestation of consciousness. So it cannot end here. Now there should be an elevation or evolution of man to Superman. But for that, up till now, chimpanzee did not think that he will evolve into man. So nature was doing it. But with a man appearing on earth, it has a choice. It can have a will. And so if he wills, he can do this transition from man to Superman very quickly. But somebody has to bring down that power into a human being. And so he did sadhana. Sri Aurobindo did sadhana in Pondicherry for 40 years to bring down what he called the supramental consciousness. And so if he can bring down into his body, or he can become Superman, then this breach, this seed can be multiplied, and then a supramental race can be inhabited on earth. So that is what he did. He made India safe. India's spirituality must spread on the world. India must lead all nations to unite, and there should be a world unity. And on the basis of the world unity, there will be a spiritual age. And that spiritual age ultimately lead to a supramental age. So this is how these things started, and he made it very clear and safe. His two works, writings, are very important. One is Savitri. Savitri is a 24,000 lines in blank verse. In English, it is the longest poem of Savitri, and in which he has depicted his own spiritual experiences, the world's past, the world's present, and world's future, and what will happen after, say, 100 years or 200 years or 300 years. He has predicted, and he has said that these will surely come. The supramental race, the supermind, and everything will surely come, and then only there will be a salvation for earth. The man's salvation, or man evolution from man to Superman, is a key for the elevation of the earth. So he came to salvage the earth, and as a result, the man should be elevated from man to Superman, so that a divine life can be here. And that divine life will change the face of earth. That was his work, not only message. That was his work. He did sadhana for 40 years in Pondicherry for this work. And he made it sure that it will come, surely will come. प्रफुल्ल भाई, आपने भी काफ़ी अध्ययन किया है, तो इस अवसर पर आप कुछ बताना चाहेंगे? मैं तो ऐसे महान व्यक्तियों के घर में पैदा हुआ हूँ कि वी वर सराउंडेड बाय बुक्स. नाना जी तो आप जानते हैं कि ट्रांसलेट करते थे इन बुक्स को गुजराती में, एंड हर एक टाइम वो हमें देते जा रहे थे, और जो जो मैसेजेस पौंडीचेरी से आते थे वो भी हमें फर्स्ट हैंड मिलता था. तो जोशी जी की बात सुन के तो आज इतना अच्छा लगा है, क्योंकि ये जो आपने कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस की बात करी है, हम सुनते रहे इसको काफ़ी, लेकिन ये आपने जो नरेशन दिया है आज, उसी टाइप का नरेशन कभी नहीं सुना. ये सुन के इतना आनंद हो रहा है आज कि मुझे लगता है कि मैं अभी यहाँ पे आपके साथ भी इसका ज्ञान अपना बढ़ाने के लिए आता रहूँगा और आपके वो मिलता रहूँगा. ये मुझे बहुत अच्छा लगा आज. उनके नाना जी मुलजी भाई तलाटी, Sri Aurobindo's near disciple called Ambubhai Purani was from Gujarat, and he wrote many translations of Sri Aurobindo's into Gujarati. And Mulji Bhai Talati, his Nanaji, was instrumental in bringing out that whole work in Gujarati. And he belongs to my place. I mean, we belong to the same place, in native place. And then when he came, he used to occupy this room here, and he used to sit here. We call that room also Ambubhai Purani's room. और अबू भाई पुरानी अमेरिका आए तो उस टाइम में अमेरिका में था,
और मुझे मिलने के लिए आए थे। और अगर कोई योगी मैंने देखा नहीं है, उसमें एक ही जो मैंने चेहरा देखा और उनके साथ रहने का अवसर मिला, वो अंबुभाई पुरानी थे। उनकी शक्ति देख के मैं तो हैरान हो गया था उस टाइम। और हम लोग बहुत यंग थे उस टाइम, हम 2-3 लड़के साथ में रहते थे अमेरिका में, और वो हमें ऐसी ऐसी चीज़ें करके बताते थे कि हम लोग बिल्कुल स्तब्ध हो गए उनको देख के। तो अंबुभाई पुरानी का भी हमें दर्शन हुआ है और ये हमें अवसर प्राप्त हुआ। Recently we have got a chair used by Ambubai Purani from Pondicherry, and we have established it in the, put it in the Ambubai Purani. तो इस तरह से अरविंद आवास जो है वो काफ़ी कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि हमारी नई पीढ़ी तक इन चीज़ों को संरक्षित, संवर्धन करते हुए पहुंचाया जाए। अंत में क्या संदेश हमारे नौजवानों को, आने वाली पीढ़ियों को अरविंद निवास से देना चाहेंगे? हम ऐसा कहना चाहेंगे कि जो इंडिया का कल्चर है, इंडिया का स्पिरिचुअल हेरिटेज है, उसको हमें संजोना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए और उसको अपने लाइफ में वो करना चाहिए, लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिससे कि वो फोर्स इंक्रीज़ हुए और वो फोर्स ही इंडिया को आगे बढ़ाएगा। विदाउट द फोर्स ऑफ तपस्या नथिंग कैन बी डन। The force of tapasya has to be created, and all citizens of India, maybe the young people also, but all citizens of India should understand this. That unless you create a force of tapasya, India will not be a world guru. If India has to be made world guru, then it is only by the force of tapasya only that it can be done. This must be understood. It is not by just saying that India will be the guru of the world that it can be done. अच्छा, इसमें जो पत्रकारिता है, हम लोग उसको सकारात्मक पत्रकारिता या पॉजिटिव मीडिया कहते हैं, तो इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं आपको महसूस होता है कि जो नई पीढ़ी तक पहुंचाने का जो सशक्त माध्यम है, या तो टेलीविज़न है या सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो ठीक है, लेकिन मीडिया का प्रॉब्लम ये है कि उनको भी बिजनेस करना है, तो वो मनी के पीछे पड़े हैं, तो वो सच्ची बात, अच्छी तरह की बात नहीं करते हैं। वो एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव पॉइंट है, फिर भी वो बड़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको समझना चाहिए। तो आप चाहते हैं कि पॉजिटिव मीडिया जो है वो आगे बढ़े, जिस तरह से मीडिया शुड गो अहेड एंड ब्रिंग आउट the salient features of Indian spirituality and Indian religion and Indian heritage and Indian culture. That should be highlighted. Then only it can spread. तो इस तरह से नेशन वाइड टू वर्ल्ड वाइड में हम लोगों ने जो बात की है कि हमारे पास ही वो ताकत है। हम अपने जो महापुरुष हैं उन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत देकर गए हैं, उसमें से बहुत सारी चीज़ों को लेकर ही हम लोग उनको लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और जोशी जी ने जिस तरह से बातों को बताया है, तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को बार बार देखने और सुनने और समझने की ज़रूरत है, ताकि हम लोगों के पीढ़ी में भी बहुत सारे महापुरुष बनने की क्षमता रखते हैं। तो ये निर्भर करता है कि पत्रकारिता जो है वो अपने दायित्व को निभाए और हाशिए पर इन विचारों को न छोड़ा जाए। तो इसीलिए हमारा कहना है कि नुक्कड़ और रेल यात्रा में, बस यात्रा में, या जहाँ पे बैठकें होती हैं, जहाँ चाय पीते हैं 10 लोग, तो कुछ समय निकालें और इस बात की चर्चा करें। और इसीलिए आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस जो है, अरविंद निवास जो बड़ोदरा में है, वहाँ आया, जोशी जी से ये बातचीत हुई है। तो जोशी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रफुल्ल भाई रंजन बेन जी जो इस यात्रा की मेजबानी कर रहे हैं बड़ोदरा में, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। You are all welcome here. जी, and we will be glad to receive you again. जी, to come. थैंक यू, थैंक यू।